तो कैसी है प्यारी फैमिली। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में एक और ज़बरदस्त और कमाल की स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं। तो इस स्टोरी को थोड़ा गौर करके सुनना, क्योंकि इस स्टोरी में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर कई बार हम अकेली कहीं पर घूमने जाते हैं तो माँ बाप की सीख को अनदेखा कर देते हैं। माँ बाप हमें हमारे भले के लिए ही कुछ बातें बताते हैं, लेकिन हम उन बातों को दकियानूसी बातें मानकर हंसी में उड़ा देते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमें भुगतना होता है, तब जाकर हमें माँ बाप की और बड़ों की सीख याद आने लगती है। आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो महज 18 से 19 वर्ष की है और कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। हालांकि वो कभी भी इन नेगेटिव चीज़ों में यकीन नहीं करती, लेकिन जब उसके साथ एक बहुत ही बुरी घटना हुई और उसमें उसकी जान जाते जाते बची, तब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि हम अभी तक इस पूरी दुनिया को जान ही नहीं पाए हैं। तो उस लड़की का नाम है सुगंधा, और सुगंधा ने ही हमारे साथ यह पूरी स्टोरी शेयर की है। चूंकि सुगंधा अब खुद भी ऐसी स्टोरीज सुनने लगी है, तो एक तरह से हमारी सब्सक्राइबर भी है। अब साथियों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सुगंधा के साथ जो हादसा हुआ था और उसकी बॉडी पर जिस ताकत ने कब्जा किया था, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। अमूमन भूत, प्रेत, चुड़ैल, इन चीजों से तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन इनके शरीर के ऊपर जो चीज हावी हो गई थी, उसके बारे में आम इंसान जानते भी नहीं है। यहाँ तक कि छोटे मोटे पुजारी और पंडित भी इन चीजों को नहीं पहचान पाते हैं। कुछ सिद्ध महापुरुष ही इन चीजों से मुकाबला कर पाते हैं। और सच बताऊं तो सुगंधा की स्टोरी जानने से पहले मुझे भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार की भयानक चीजें भी हमारी इस धरती पर मौजूद हो सकती है। हालांकि मैंने हल्का फुल्का सुन रखा था कि इस प्रकार की बुरी आत्माएं भी हो सकती हैं, लेकिन आज पहली बार सुगंधा की स्टोरी सुनकर के मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि ऐसी आत्माएं भी हमारे आसपास भटक रही होती हैं। तो स्टोरी को सुने उससे पहले सभी साथी कमेंट्स में एक दूसरे का हालचाल जरूर पूछ लें, और हाँ, जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का हिस्सा बने। तो चलिए अब इस पूरी स्टोरी को मैं चाहता हूं कि आप सुगंधा की अपनी आप बीती के पर्सपेक्टिव में ही सुने। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुगंधा है और ये बात तब की है जब मैं कॉलेज की तरफ से एक ट्रिप पर गई थी। कॉलेज की तरफ से हम लोग राजस्थान गए थे। वहाँ हमने कुछ जगह घूमी और फिर आखिर में हम सब वहाँ के एक छोटे से गांव में गए। वहाँ आकर हम लोग आसपास घूमने लगे, लेकिन तभी मेरी नज़र वहाँ पर थोड़ी दूरी पर ही मौजूद एक छोटे से तालाब पर पड़ी। उस तालाब का पानी हरा हरा सा लग रहा था। तालाब के आसपास काफ़ी काई भी जमी हुई लग रही थी। सच कहूँ तो मुझे नदी, तालाब, झरने वगैरह काफ़ी आकर्षित करते रहे हैं, और इस तालाब को देखकर भी मेरा ध्यान तालाब पर गया। उस तालाब में एक अजीब सा सम्मोहन था और पता नहीं कैसे मैं उस तालाब के पास जाने लगी। तालाब के पास पहुंचकर मैंने झुककर उसके पानी को छुआ तो पाया कि तालाब का पानी बिल्कुल साफ था। आसपास जमी काई के कारण उस तालाब का पानी दूर से हरा लग रहा था, लेकिन असल में तो वो एकदम साफ ही था। मैं उस तालाब के पानी में हाथ डालकर पानी हिलाने लगी। इसी दौरान मेरी सहेली रूपाली वहां आई और बोली, अरे सुगंधा, तू इस गंदे से तालाब के पानी में हाथ क्यों डाल रही है? मैंने कहा, अरे रूपाली, ये पानी एकदम साफ है, देख तो। रूपाली बोली, छी दूर हट, पता नहीं कितना गंदा पानी होगा इसका। तालाब के आसपास ज्यादा कोई नजर भी नहीं आ रहा, तू चल मेरे साथ। ये बोलकर रूपाली मुझे अपने साथ ले जाने लगी। मैं रूपाली के साथ वहां से जा ही रही थी कि तभी अचानक मुझे तालाब की ओर से किसी आदमी की सौम्य सी आवाज सुनाई दी, सुगंधा। वो आवाज सुनकर मैं एकदम से पलटकर तालाब की ओर देखने लगी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ये देखकर रूपाली बोली, अरे क्या हुआ, चलना। मुझे लगा कि ये सब मेरा वहम होगा, इसलिए मैं भी बिना इस बारे में ज्यादा सोचे उसके साथ आगे बढ़ गई। लेकिन यहां पर मैंने उस तालाब के पास आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसका खामियाजा मुझे आगे चलकर भुगतना पड़ा। मैं रूपाली के साथ तेजी से उस तालाब से दूर जा रही थी, लेकिन तभी मेरे कंधों में एक तेज दर्द हुआ। मुझे ऐसा लगा
जैसे किसी ने मेरी पीठ पर एकदम से काफी वजन डाल दिया हो, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। मुझे काफी तकलीफ हो रही थी और ये बात मैंने रूपाली से भी कही। रूपाली, पता नहीं क्यों मेरे कंधों में अचानक से काफी दर्द हो रहा है। रूपाली बोली, तू इस ट्रिप से काफी थक गई होगी, शायद इसलिए ये हो रहा होगा। लेकिन चिंता मत कर, अब हम निकलने वाले हैं। चल कर बस में बैठते हैं, तू थोड़ा आराम करेगी तो सही हो जाएगी। मुझे रूपाली की ये बात सही लगी और फिर हम दोनों बस की ओर बढ़ने लगे। मुझे काफी दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भारी बोझ को लेकर चल रही हूं, इसलिए मुझे चलने में काफी कठिनाई हो रही थी। मैं एकदम किसी बूढ़े इंसान की तरह धीरे धीरे झुक झुक कर चल रही थी। बस के पास आकर मुझे बस में चढ़ने में भी दिक्कत हुई, लेकिन रूपाली ने मुझे किसी तरह से सहारा देकर बस में चढ़ा दिया और फिर मैं बस के अंदर आकर अपनी सीट पर बैठ गई। यहाँ बैठने पर मुझे काफी राहत मिली, क्योंकि अब मुझे मेरी पीठ पर कोई बोझ नहीं लग रहा था। मुझे लगा रूपाली की बात सही थी, इसलिए मैं बस में बैठकर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में सारे लोग भी बस में आ गए और बस दोबारा से चलने लगी। सब लोग बस में गप्पे मारते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान मैं गहरी नींद में सो रही थी। धीरे धीरे मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को उसी तालाब के पास वाले गांव में खड़े पाया। ये देखकर मैं आसपास अपने साथियों को ढूंढने लगी, लेकिन वहां आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उन सबको ढूंढते हुए मैं आगे बढ़ने लगी, लेकिन मुझे अपना कोई भी साथी वहां दिखाई नहीं दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि वहां पर मुझे गांव का भी कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। वो पूरा गांव ही एकदम वीरान लग रहा था। वहां इतनी शांति थी कि मेरे कदमों की आवाज भी मुझे एकदम साफ सुनाई दे रही थी। आसपास की चलती ठंडी ठंडी हवा और वो वीरान गांव मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। मैं अपने साथियों को आवाज देते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी मुझे दूर से रूपाली की आवाज आई, सुगंधा, सुगंधा। वो आवाज सुनकर मैंने राहत की सांस ली कि चलो, मैं यहां अकेली नहीं हूं, रूपाली मेरे साथ है। इसलिए मैं तेजी से उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद वो आवाज आना और तेज हो गई। तब मैंने पाया कि वो आवाज उस तालाब की ओर से आ रही थी। ये देखकर मैंने अपने कदमों की रफ्तार पहले से ज्यादा बढ़ा दी और उस तालाब के पास आ पहुंची। वहां जाकर मैंने आसपास देखा, लेकिन रूपाली मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैं इस बात से काफी हैरान थी कि तभी मुझे रूपाली की आवाज दोबारा सुनाई दी, सुगंधा, सुगंधा। मैंने ध्यान दिया कि वो आवाज उस तालाब के अंदर से आ रही थी। मुझे लगा कि वो लोग मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं बिना ज्यादा वक्त गंवाए उस तालाब के पानी के पास आ पहुंची। वहां आकर मैंने कहा, मुझे पता है रूपाली कि तुम यहीं हो, अब चुपचाप बाहर आ जाओ। लेकिन कोई वहां से बाहर नहीं आया। वहां पर एकदम खा जाने वाली शांति छाई हुई थी। अब इससे पहले कि मैं कुछ और बोलती, मुझे तालाब के पानी में हलचल होती महसूस हुई। मुझे लगा वो रूपाली होगी, इसलिए मैं वहीं खड़े ये सब देखने लगी। लेकिन अगले ही पल तालाब के पानी में से एक सड़ा गला हाथ बाहर आया। अब इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उस हाथ ने मेरे पैर पकड़कर मुझे पानी में खींच लिया। अब मैं वैसे तो तैरना जानती थी, लेकिन कोई तो ऐसा था जो मुझे पानी के अंदर खींच रहा था। इन सब से मैं काफी ज्यादा घबरा गई और चीखने लगी, आह! मेरे चीखते ही मैं हांफते हांफते उठी। मैंने जब अपने आसपास देखा तो पाया कि मैं बस के अंदर अपने सभी साथियों के साथ थी और वो सारे मुझे अजीब निगाहों से घूर रहे थे। मैं सबको देख रही थी। उन सबको देखकर मुझे काफी सुकून मिल रहा था। इसी दौरान रूपाली मुझसे बोली, क्या हुआ सुगंधा, तुम चीखी क्यों? मैंने कहा, मैंने एक भयानक सपना देखा, आई एम सॉरी। ये सुनकर वहां मौजूद सारे लोग मुझ पर हंसने लगे, लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं कहा। खैर, वो भयानक सपना देखकर मेरी सारी नींद भाग चुकी थी, इसलिए मैं अब जागते हुए रूपाली से बातें करने लगी ताकि मैं वो भयानक सपना भूल जाऊं। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। कुछ घंटों बाद बस एक ढाबे पर रुकी। मैं खाने के लिए बस से जैसे ही उतरने लगी तो मेरी पीठ दोबारा दुखने लगी।
मैंने इस बारे में रूपाली को बताया तो उसने मुझे बस में ही बैठने के लिए कहा और वो जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आई। मैं बस में ही बैठकर खाने लगी, जबकि सारे लोग बस से उतरकर ढाबे के अंदर जाकर बैठ गए और अब मैं उस बस में बिल्कुल अकेली थी। खैर, मैं चुपचाप खा रही थी। इसी दौरान मेरे एक कान में ठंडी हवा का एक झोंका आया। उस हवा के झोंके से मैं अंदर ही अंदर सिहर उठी और यहाँ वहाँ देखने लगी, लेकिन वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने अपने कान ढंके और दोबारा से खाना खाने लगी, लेकिन वो ठंडी हवा का झोंका मुझे दोबारा महसूस हुआ और अब की बार तो मुझे धीमे से किसी की आवाज़ भी सुनाई दी जो कि मेरा नाम ले रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी और मैंने अपना खाना वहीं छोड़ा और फिर तेज़ी से बाहर की तरफ भागी। इस दौरान एक अजीब बात हुई और वो ये कि अभी मेरी पीठ में खड़े होने पर दर्द नहीं हो रहा था। इसी समय रूपाली भी ढाबे से बाहर आ रही थी कि तभी मुझे देखकर वो बोली, अब तू ठीक है ना? मैंने कहा हाँ, और फिर मैं वापस बस की तरफ देखने लगी। तभी रूपाली बस के अंदर जाने लगी। ये देखकर मैंने उसे रोका और कहा, वहां मत जाओ रूपाली, वहां कुछ है। ये सुनकर रूपाली मुझसे बोली, अरे कोई नहीं है, शांत हो जाओ, मैं वो प्लेट लेकर आती हूं, ढाबे वाले को वापस भी तो करनी है। उसके बाद रूपाली बस के अंदर गई। वहां उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ये देखकर रूपाली ने वो प्लेट उठाई और फिर बाहर आकर बोली, अरे कोई नहीं है अंदर, चल तुझे चाय पिलाती हूं, इससे तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। ये सुनकर मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए रूपाली के साथ ढाबे के अंदर आ गई। वहां आकर हमने एक एक चाय ली और उसके बाद वापस बस के अंदर आकर बैठ गए। सभी के बस में आ जाने के बाद बस दोबारा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। अपना ध्यान इन सब से भटकाने के लिए मैं भी बाकी सबके साथ अंताक्षरी खेलने लगी। सबके साथ खेलते हुए मैं इन बातों को लगभग भूल ही चुकी थी, लेकिन फिर मेरी बारी आई और मुझे आहा से गाना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा गाना गाऊं। मैं सोचने लगी और फिर सब लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी। मैं जल्दी से कोई गाना सोचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठीक तभी मुझे किसी आदमी की वही सौम्य सी आवाज आई जो कि मुझे तालाब के पास आई थी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये सुनकर मैं हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी कि आखिर वो गाना कौन गा रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी ये गाना नहीं गा रहा था। वो आवाज़ मेरे पीछे से मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरे पीछे वाली सीट पर एक लड़का आराम से सो रहा था। इतनी ही देर में काउंटडाउन खत्म हो गया और सारे लोग मुझे चिढ़ाने लगे, लेकिन उस समय मेरा ध्यान इस ओर था ही नहीं। इन सब के बाद मैं शांति से बैठ गई और सबको बस खेलते हुए देखने लगी। इस दौरान मेरे मन में अब भी घबराहट हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है और क्यों। खैर, कुछ ही घंटों में हम वापस आ गए और मैं रूपाली के साथ वापस अपने हॉस्टल आ गई। इस दौरान मुझे पूरे सफ़र में वो आवाज़ आती रही और हैरानी की बात ये थी कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही आ रही थी। मुझे पता चल चुका था कि हो ना हो ये कोई ऊपरी चक्कर है, क्योंकि इतने बेवकूफ़ लोग सिर्फ फिल्मों में ही होते हैं जो इतना सब होने के बावजूद इसे वहम ही समझे। खैर, हम वापस आ चुके थे, लेकिन अब मुझे अकेले रहने में काफ़ी डर लग रहा था, इसलिए मैं रूपाली के साथ ही रह रही थी। हम भले ही अपने कमरे में आ चुके थे, लेकिन हमारे बिस्तर तो अलग अलग ही थे। यहाँ मुझे इस बात से ज़्यादा परेशानी नहीं थी, क्योंकि रूपाली मेरे साथ ही तो है। अब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए हम दोनों खाना खाकर अपने कमरे में आ गए। अब हमें पढ़ने की इच्छा तो हो ही नहीं रही थी, इसलिए हम सीधे ही अपने अपने बिस्तर पर आकर लेट गए। इस दौरान रूपाली मुझसे बोली, क्या बात है सुगंधा, तू काफ़ी परेशान लग रही है और तेरी पीठ का दर्द अब कैसा है? मैंने कहा, यहाँ आते समय पीठ में दर्द था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यार, पता नहीं तू ये बात मानेगी भी या नहीं, लेकिन मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये सुनकर वो हैरानी से बोली, आवाज़ें? किस तरह की आवाज़ें और कब सुनाई देती है तुझे? मैंने कहा, किसी आदमी की आवाज़। वो आवाज़ किसी यंग आदमी की लग रही थी और वो बार बार मेरा नाम ले रहा है। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहता है। रूपाली बोली,
देख, डरने की बात नहीं है, तू काफी ज्यादा थक चुकी है, इसलिए तुझे ये सब सुनाई दे रहा है। मतलब अगर दिमाग थका हो तो इस तरह के वहम होना आम बात है, इसलिए अब तू अच्छे से आराम कर। देखना, सुबह तक तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब इसके आगे मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है। खैर, मैं भी ज्यादा बहस ना करते हुए चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। देर रात मुझे फिर से वही भयानक सपना आया जो कि मुझे बस में आया था। इससे मैं घबराते हुए उठ बैठी। मैं डर के मारे हाँफ रही थी और अपनी सांसों को संयमित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठीक इसी दौरान मुझे मेरी बाजुओं पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। मैं पहले से ही इस सपने से परेशान थी और अब पता नहीं कौन मुझे ऐसे छू रहा था। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने सोने से पहले दरवाज़ा अच्छे से लगाया था, और रही बात रूपाली की, तो वो मेरे बाजू वाले बिस्तर पर खर्राटे भरते हुए सो रही थी। मैं सोच ही रही थी कि रूपाली को उठाऊं, लेकिन ठीक इसी दौरान मुझे उसी आदमी की वही आवाज़ आई। ये लड़की कितने तेज खर्राटे लेती है ना। ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और मैंने लगभग चीखते हुए रूपाली को आवाज़ दी, आह रूपाली। मेरे चीखने की आवाज सुनकर रूपाली भभकते हुए एकदम से उठ बैठी। उठते ही उसने लाइट जलाई और फिर मेरी ओर देखा। मैं अपने बिस्तर के एक कोने पर घबराई हुई सी सिकुड़ कर बैठी हुई थी। रूपाली तेजी से मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ सुगंधा, तुम ऐसे चीखी क्यों? मैंने उसे सारी बात बताई। अब इससे पहले कि वो कुछ कहती, हमारे कमरे का किसी ने दरवाजा खटखटाया। ये सुनकर रूपाली ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही हमने पाया कि कमरे के बाहर हमारे आसपास के कमरों में रहने वाली कुछ लड़कियां खड़ी थीं। अब इससे पहले कि रूपाली कुछ बोलती, उनमें से एक लड़की बोली, क्या बात है रूपाली, सुगंधा ऐसे चीखी क्यों? रूपाली बोली, उसने बस कोई डरावना सपना देख लिया था, लेकिन अब वो ठीक है। आप सारे भी अपने अपने कमरों में जाकर आराम करो। ये सुनकर उन सब ने एक नज़र मुझे देखा। मैं उस समय सामान्य होने की कोशिश कर रही थी और फिर वे सारी अपने अपने कमरों में चली गई। उनके जाते ही रूपाली ने दरवाज़ा लगाया और कहा, देख यार सुगंधा, तुझे वहम हुआ होगा और कुछ नहीं। ये सुनकर मैं बोली, अगर ऐसा है तो मुझे अपनी बाजुओं पर किसका टच फील हुआ? नहीं यार, ये वहम नहीं था, मैं जाग रही थी तब। रूपाली बोली, अरे यार, कोई कीड़ा बीड़ा होगा जो तेरे हाथ पर चल रहा होगा। मैं उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, दोनों बाजुओं पर एक साथ कीड़ा चलेगा? यार ये कैसे पॉसिबल है? रूपाली बोली, चल यार, मैं फिलहाल तेरे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती, इसलिए अभी सो जाते हैं, इस बारे में कल दिन में बात करेंगे। इस पर मैं ज्यादा कुछ बोलती उससे पहले ही रूपाली ने लाइट बंद कर दी और फिर वो सोने लगी। लेकिन मेरी आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। मैं लेटे लेटे इसी बारे में सोच रही थी कि तभी मुझे वो आवाज दोबारा आई, कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। और ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर रूपाली की ओर देखने लगी। वो तो आराम से सो रही थी। सच कहूं तो इस समय मुझे रोना आ गया था। मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी थी जहां कोई मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा था। मैं काफी देर तक ऐसे ही रोती रही। इस दौरान मुझे वो आवाज अब भी आ रही थी। उस समय मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे कैसे भी करके अपना ध्यान इन सब से हटाना था, इसलिए मैंने अपना मोबाइल लिया और फिर उससे गाने सुनने लगी। इस आइडिया ने उस समय सच में मेरी काफ़ी मदद की और उस रात मैं ऐसे ही कानों में हेडफोन लगाए सो गई। सुबह उठकर मैं तैयार होकर जब अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने पाया कि कुछ लड़कियां मुझे देख देख कर फुसफुसाते हुए बातें कर रही थीं। कल रात वाली घटना के बाद मैं वहां अब हंसी का पात्र बन चुकी थी, लेकिन फिलहाल ये चिंता का विषय नहीं था। मैं वो आवाज़ें सुनकर काफ़ी परेशान हो चुकी थी और अब कैसे भी करके मैं इनसे मुक्ति पाना चाहती थी। इसलिए मैंने इस बारे में मेरी माँ से बात की। अब इस दुनिया में भले ही कोई तुम्हारी बात का यकीन न करे, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी परेशानियों को ज़रूर समझेगी। इसलिए मैंने कॉलेज के बाद अपनी माँ को फ़ोन पर सारी बात बताई। तब मेरी माँ बोली, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ ही दिनों में एक ताबीज़ बनवाकर तेरे भाई के हाथों भेज दूंगी।
ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली और अब बस मुझे कुछ दिन ये सब और झेलना था। मैं आज रात भी कल रात की तरह ही हेडफोन लगाकर सोने की कोशिश करने लगी। मैंने हेडफोन लगाया और कुछ गानों के बाद मुझे नींद आने ही लगी थी कि तभी उस हेडफोन में भी वही आवाज आने लगी, तुम मुझसे बच नहीं सकती सुगंधा, बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गई और मैंने वो हेडफोन निकाल फेंका। अब तक मेरी दोस्त रूपाली सो चुकी थी और मैं डर के मारे अपने बिस्तर पर सिकुड़ कर बैठी हुई थी। मैं पूरी रात ऐसे ही डर कर अपने बिस्तर पर बैठी रही। इस दौरान वो आवाजें मुझे आती, इसी के साथ ही किसी अदृश्य साए के छूने का आभास भी मुझे बार बार हो रहा था। जैसे तैसे मैंने वो रात काटी और फिर सुबह तैयार होकर मैं कॉलेज के लिए निकल पड़ी। यहाँ पर मैं इन सब से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि मैं ना तो ढंग से खा पी पा रही थी और ना ही किसी से ज्यादा बात कर रही थी। मैं अब काफी ज्यादा गुमसुम सी रहने लगी थी। मेरी दोस्त रूपाली को लगा कि शायद मैं बीमार हूँ, इसी वजह से ऐसा कर रही हूँ, इसलिए वो मुझे कॉलेज के बाद अपने साथ किसी डॉक्टर के पास लेकर गई। मुझे मेरी परेशानी की वजह पता थी और वो मैं रूपाली को पहले ही बता चुकी थी, लेकिन वो ये माने तब ना। वहीं दूसरी तरफ ये सब सुनकर डॉक्टर ने अजीब सी बीमारियों के नाम लेकर उसे और डरा दिया, वो अलग। तब मैंने उनसे कहा, असल में मैं रात में ढंग से सो नहीं पा रही, इसी वजह से ना मेरा खाने का मन हो रहा है और ना ही किसी से बात करने का। अब यहां पर मैंने ये बोलकर बात तो संभाल ली, लेकिन उस डॉक्टर ने मुझे एक नींद की दवाई लिख दी ताकि मैं आराम से सो पाऊं। मैं वो दवा लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसे लेने से मैं कुछ घंटों के लिए ही सही उन आवाजों से मुक्ति पा लूंगी। और फिर ये सोचकर मैं उस रात वो दवा खाकर सो गई। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मैं चैन की नींद सो पा रही थी। हालांकि नींद खुलते ही वो आवाजें मुझे दोबारा आती, लेकिन मैं इसे तब तक झेलने को तैयार थी जब तक कि मेरी माँ मेरे लिए ताबीज नहीं भेज देती। खैर, उस दिन मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली। कॉलेज में आकर मैं अपनी सीट की ओर जाने लगी, लेकिन तभी किसी ने मेरा पैर पकड़कर तेजी से नीचे गिरा दिया। इसके लिए मैं तैयार नहीं थी और मैं सीधा मुंह के बल वहीं जमीन पर गिर पड़ी। मेरे दोस्त मुझे उठाने की कोशिश करने लगे, वहीं क्लास के बाकी बच्चे मेरे ऊपर हंसने लगे। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला। इस दौरान जब मेरा हाथ मेरे चेहरे की ओर गया तो पाया कि मेरी नाक में से काफी खून बह रहा था। मुझे ऐसे देखकर वहां मौजूद सारे ही बच्चे जो पहले मेरे ऊपर हंस रहे थे, अब देखकर घबराते हुए मुझे देखने लगे। वहीं मेरे दोस्त मुझे उसी समय डॉक्टर के पास लेकर गए। मेरी नाक टूटते टूटते बची थी, लेकिन अंदरूनी हिस्सों में थोड़ी चोट आई थी। डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट कर मुझे दवा लिखकर आज के लिए आराम करने को कहा। मेरी ऐसी हालत देखकर रूपाली ने भी उस दिन कॉलेज से छुट्टी ले ली और अब वो मेरे साथ ही वापस हॉस्टल आ चुकी थी। हम दोनों हॉस्टल आ चुके थे। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटते हुए किताब पढ़ने लगी। वहीं रूपाली स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंख मुश्किल से 5 मिनट के लिए लगी होगी कि मुझे दोबारा से वो आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर मैं घबराते हुए उठ बैठी। ये देखकर रूपाली अपनी कुर्सी से उठी और मेरे पास आई और बोली, सुगंधा, आज तुम अचानक कैसे गिरी, जबकि वो जगह तो बिल्कुल फ्लैट थी। मैंने कहा, तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है रूपाली, तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगी। ये सुनकर अब रूपाली को भी मेरी बातों पर यकीन होने लगा और वो बोली, कोई भी अदृश्य शक्ति बेवजह तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेगी? तुमने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया? मैंने कहा, मुझे ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा कि मैंने कुछ गलत किया हो, लेकिन हाँ, ये सब तब से हो रहा है जब से हम उस तालाब के पास गए थे। क्या वहां किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी थी? रूपाली कुछ सोचते हुए बोली, हो सकता है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना और मैं कल ही मंदिर जाकर पूजा कराऊंगी। मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो अब कम से कम किसी को तो मेरी बातों का यकीन है और अब मैं अपनी माँ के उस ताबीज का इंतजार करने लगी। उसी शाम को मैं और रूपाली खाना खाकर अपने अपने बिस्तर पर लेटकर अपने अपने मोबाइल पर गेम खेल रहे थे।
ठीक इसी दौरान किसी ने मेरे पैर पकड़कर खींचकर मुझे तेजी से बिस्तर से नीचे गिरा दिया। ये देखकर रूपाली दौड़कर मेरे पास आई और मुझे संभालने लगी। मैं काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और रूपाली के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। मैं रोते हुए इन्हीं सब के बारे में सोच रही थी कि तभी किसी ने मेरे पांव दोबारा खींचे और अब की बार वो बिना रुके मुझे तेजी से घसीटते हुए ले जाने लगा। ये सब देखकर रूपाली ने बिना ज्यादा समय गंवाए हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। रूपाली के हनुमान चालीसा पढ़ने से ना जाने उस अदृश्य ताकत को क्या हुआ कि उसने मुझे एकदम से छोड़ दिया। अब मैं उसके चंगुल से आजाद थी और मैं तेजी से रेंगते हुए रूपाली के पास जा पहुंची। तब रूपाली बोली, शांत हो जाओ और अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे बताना। मैंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और उसके बाद दोबारा से अपने बिस्तर पर आ बैठी। इस दौरान मैं घबराते हुए आसपास देख रही थी कि कहीं वो अदृश्य शक्ति दोबारा ना आ जाए। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि रूपाली ने इस सिचुएशन को इतनी आसानी से कैसे टेकल कर लिया। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, तो रूपाली पंडित कुल से थी और उसे इन सब का अच्छा ज्ञान था। इसी के साथ ही रूपाली एक निडर लड़की भी थी और पता नहीं क्यों मुझे उसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग भी लगता है। खैर, मैं कुछ देर तक ऐसे ही बैठी रही और उसके बाद लेट भी गई। कुछ ही देर में दवा के असर के कारण मुझे नींद आ गई। अगले दिन सुबह सुबह जब मैं नहा धोकर कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, तभी मेरा भाई रत्न वहां आया और उसने मुझे मेरी माँ का दिया हुआ वो ताबीज दिया। उस ताबीज को देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई और फिर मैंने बिना ज्यादा समय गंवाए वो ताबीज पहन लिया। उसके बाद थोड़ी बहुत बात करने के बाद मेरा भाई चला गया और मैं कॉलेज आ गई। उस ताबीज को पहनने के बाद से मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। अब ना ही मुझे किसी की आवाज आ रही थी और ना ही कोई अदृश्य साया मुझे छू पा रहा था। इन सब से मैं बहुत ज्यादा खुश थी और अब मैं धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने लगी थी। लेकिन यहाँ पर वो शैतान अब भी नहीं रुका। उसी रात मुझे एक सपना आया जिसमें मैं अपने हॉस्टल के कमरे में ही थी। तब एक 8-10 फीट का भयानक काला साया मेरे पास आया, लेकिन वो मुझसे थोड़ी दूर ही था। मेरा हाथ अपने गले की ताबीज पर गया और मैं हिम्मत करके बोली, आखिर कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इस पर वो साया बोला, मैं कौन हूं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि मैं क्या चाहता हूं वो तुम्हें जानना है। तुम्हारी नियति वो नहीं है जो तुम समझ रही हो, बल्कि तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना होगा। मेरी बात प्यार से मानकर मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें कम तकलीफ होगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा और फिर ऐसे जीने से तो तुम मौत बेहतर समझोगी। अगर तुम अभी ही मरकर मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो तो तुम इस परेशानी से बच जाओगी। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़े हो? वो साया बोला, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुमने खुद ही मुझे आमंत्रित किया था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आया हूं और मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गई और फिर अगले ही पल मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने गले में मौजूद वो ताबीज पकड़ा और फिर भगवान का नाम लेने लगी। कुछ देर बाद मैं जैसे तैसे सोई और फिर सुबह होते ही मैंने अपनी माँ को फोन करके इस सपने के बारे में बताया। तब मेरी माँ बोली, क्या तुम्हें ताबीज पहनने के बाद से वैसी कोई आवाजें आ रही हैं? मैंने ना में जवाब दिया। तब मेरी माँ दोबारा बोली, देखो बेटा, वो बुरी शक्ति सिर्फ तुम्हें भ्रमित कर रही है। जब तक ये ताबीज तुम्हारे पास है वो बुरी शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती, और अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे माँ की बात सही लगी और फिर मैं तैयार होकर कॉलेज चली गई। कुछ दिनों तक तो सब सही रहा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे बुखार लग गया। मैंने दवा ली, मेरा बुखार ठीक हुआ, लेकिन फिर अगले ही दिन दोबारा लग गया। ऐसे ही जब 3-4 बार हुआ तो मैंने अपना चेकअप करवाया। तब मुझे पता चला कि मुझे मामूली बुखार नहीं बल्कि टाइफाइड हुआ था। खैर, समय रहते मैंने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया और मैं ठीक हो गई, लेकिन इसकी कमजोरी मुझे अब भी थी, यहाँ तक कि मुझे कुछ भी खाने पर वो कड़वा लग रहा था।
इस वजह से मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी, जिसके कारण मैं काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। मुझे इससे उभरने में थोड़ा समय लगा और मैं इससे उभर भी गई, लेकिन इसके फौरन बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा। इसी के साथ ही मुझे बुखार और पेट खराब भी होने लगा। मैं फौरन डॉक्टर के पास गई और इसका ट्रीटमेंट करवाया। तब मुझे पता चला कि मुझे शिगोलोसिस हुआ है और राहत की बात यह थी कि इसका इलाज आराम से हो सकता है। खैर, मैंने डॉक्टर की दी हुई दवा ली और 4 से 5 दिनों में ठीक हो गई। लेकिन यहाँ मेरे साथ एक और सीन हो गया। मेरे पेट के बाईं तरफ के हिस्से में हल्का दर्द रहने लगा। इसी के साथ ही हल्का बुखार भी आ रहा था। इन सब से मेरे चेहरे का रंग भी काफ़ी उड़ा हुआ था। उस समय मेरी ऐसी हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि मैं काफ़ी बीमार हूँ। उस समय एग्ज़ाम आने वाले थे, इसीलिए मुझे ज़्यादा छुट्टी करना भी सही नहीं लगा और मैं ऐसे ही बीमारी में भी कॉलेज जाती रही। सच कहूँ तो इस दौरान मेरा मनोबल काफ़ी टूट चुका था। मुझे रह रहकर उस काले साई की बात याद आने लगी, जो उसने कही थी कि वो मुझे इतने कष्ट देगा कि मुझे मरना ज़्यादा बेहतर लगेगा। वही मेरे साथ हो रहा था। इतने दिनों से बीमारी के कारण मुझे मेरी लाइफ बोझ लगने लगी थी और अब मुझे मौत इन सब से निकलने का ऑप्शन लगने लगी थी, क्योंकि मेरे मन में ये डर बैठ गया था कि मैं अब ठीक होने से रही और अब मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही रहूंगी। इन सब के कारण मैं पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि जब आप बीमार हो तो आपका दिमाग भी सही से नहीं चलता। खैर, मैं दिन ब दिन और ज़्यादा बीमार होने लगी थी और अब तो हाल ये था कि मुझे मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं लग रही थी। मैंने इतने दिनों से अपने घर वालों को इस बारे में नहीं बताया था कि वो खामाखा परेशान होते, लेकिन मेरी बिगड़ती हालत देखकर रूपाली ने मेरे घर वालों को फ़ोन कर दिया और उसी दिन मेरे घर वाले हॉस्टल आकर मुझे घर ले गए। मेरी खराब हालत देखकर मेरी माँ रोने लगी। वहीं मुझे आनन फानन में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया। वहां जाकर पता चला कि मुझे हेपेटाइटिस ए की बीमारी है और इसका इलाज पॉसिबल है। मेरा इलाज तो शुरू हो गया था, लेकिन अब मुझे कुछ हफ्तों तक घर पर ही रहना था, क्योंकि ये एक फैलने वाली बीमारी जो थी। इसी के साथ ही इस बीमारी ने अब तक मेरे लीवर को भी थोड़ा बहुत डैमेज कर दिया था। खैर, मेरा ट्रीटमेंट घर पर रहकर चलता रहा और मैं घर पर पढ़कर ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने लगी। 1 आध महीने में ही मैं पूरी तरह से ठीक हो गई और अब मेरे एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले थे। मैं अपना पहला एग्ज़ाम देकर आई और शाम को ही मुझे उल्टियाँ होने लगी। इसी के साथ ही बुखार भी होने लगा। मेरे घर वाले मेरी बार बार बीमारी होने की बात से परिचित थे, इसलिए वो मुझे फौरन डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मुझे दवा देकर घर भेज दिया। इसी के साथ ही मेरा टेस्ट भी हुआ। दूसरी तरफ मेरी माँ इन सब से काफ़ी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि बार बार बीमार पड़ना कोई सामान्य बात नहीं थी। इसलिए मेरी माँ ने मेरे पापा से कहा कि किसी पंडित से घर पर हवन करवाए। मेरे पिता इसके लिए मान गए और फिर 1 आध दिनों में ही हमारे घर पर हवन करवाया गया। हवन में हमारा पूरा परिवार बैठा और हवन के बाद पूरे घर पर पवित्र गंगा जल का छिड़काव किया गया। हवन पूरा होने के बाद पंडित बोले, आपके घर पर मुझे किसी नकारात्मक शक्ति का प्रकोप लग रहा है। जल्दी ही किसी सिद्ध पुरुष को दिखा लीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। मेरी माँ को भी इसी बात का डर था, इसलिए उनके जाने के बाद मेरी माँ पापा से बोली, लगता है उस साय ने अभी तक हमारी सुगंधा को छोड़ा नहीं है, इसलिए फौरन उन्हीं बाबा से बात करो जिससे सुगंधा के लिए ताबीज बनवाया था। मेरे पिता को भी ये बात सही लगी, क्योंकि अपनी औलाद के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो अगले ही दिन उस बाबा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। ये सब सुनकर वो बाबा बोले, अजीब बात है, आपकी बेटी को जितनी भी बीमारियां हुई वो पानी वाली थी, यानी गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारी थी, और उस नकारात्मक शक्ति ने इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि ताबीज बांधने के बाद भी वो उसे परेशान कर रही है। ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये सुनकर मेरे पापा काफ़ी परेशान हो गए और वो बोले, तो अब क्या करें बाबा, मेरी एक ही बेटी है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। ये सुनकर बाबा बोले, फिक्र मत करो, मैं आज ही तुम्हारे घर आता हूँ और देखता हूँ कि ये शक्ति आखिर है क्या।
उसके बाद पापा उस बाबा को लेकर घर आए। उन्होंने मुझे देखा, मेरे सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़े। ऐसा होते ही मुझे झटका लगने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई मुझसे बार बार टकरा रहा हो। कुछ देर बाद उन बाबा ने मंत्रोच्चारण करना बंद किया, जिससे मैं भी शांत हुई। उसके बाद बाबा बोले, अगर इस लड़की ने ताबीज नहीं पहना होता तो वो नकारात्मक शक्ति इस लड़की को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। तब मेरी मां घबराते हुए बोली, लेकिन वो शक्ति है कौन और क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी है? तब बाबा बोले, ये तो आपकी बेटी ही बता सकती है। बेटी, ये शक्ति तुम्हें कब से परेशान कर रही है? तब मैंने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे ये सब शुरू हुआ। ये सब सुनकर उन बाबा की आंखें हैरानी से गोल हो गई और वो बोले, जल पिशाच, तुम्हारे पीछे जल पिशाच पड़ा है बेटी। ये सुनकर मैं हैरानी से बोली, जल पिशाच, आखिर ये क्या होता है? तब वो बोले, अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि में चला जाता है और कोई भी इंसान जल पिशाच तब बनता है जब उसकी मौत पानी में हुई हो। जैसे कि अगर किसी ने नदी या तालाब में कूदकर अपनी जान दी हो तो वो जल पिशाच बन सकता है। ये सुनकर मैं बोली, लेकिन वो जल पिशाच मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? वहां पर और भी तो लोग थे, फिर मैं ही क्यों? वो बाबा बोले, वहां भले ही काफी लोग थे, लेकिन उस जल पिशाच को सिर्फ तुमने ही अपनी ओर आकर्षित किया था। सोचकर बताओ कि उस समय क्या तुम रजस्वला थी? तब मुझे याद आया कि हाँ, उस समय ऐसा हुआ था। तब वो बाबा बोले, इस तरह से तुमने उसे अपनी तरफ आकर्षित किया और यहां तक कि तुमने उस तालाब के पानी में हाथ भी डाला। इसी के साथ ही जब उसने तुम्हें आवाज दी तब तुमने पीछे मुड़कर उसे अपनी प्रतिक्रिया दी। अगर तुम उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाती तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन फिक्र मत करो, मैं ये सब ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल पिशाच बहुत चालाक और शक्तिशाली प्रेत होते हैं। इनका मकसद लोगों को मारकर हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपना गुलाम बनाना होता है। वो तुम्हारे साथ भी यही करना चाहता है। वो तुमको जल के माध्यम से शारीरिक कष्ट देगा, क्योंकि फिलहाल ताबीज की वजह से वो तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तुम्हें फिलहाल के लिए खुद को मजबूत रखना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत मत हारना और ताबीज बिल्कुल मत उतारना। उसके बाद उन्होंने अजीब से मंत्र बुदबुदाने शुरू किए। हम सब बड़े ही ध्यान से ये सब देख रहे थे। फिर अगले ही पल उन्होंने मुट्ठी भर कोई सफेद सा पाउडर मेरे ऊपर उड़ेल दिया। ऐसा होते ही मुझे मेरे आसपास ठंडक का आभास होने लगा। मैं काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन फिर भी ऐसे ही वहां डटी रही। वो बाबा निरंतर मंत्रोच्चारण करते हुए मेरे ऊपर वो सफेद सा पाउडर डालते रहे और अब तो हाल ये था कि मुझे इतनी ज्यादा ठंड लगने लगी थी कि मुझे कंपी भी होने लगी। मैं वहां खड़े खड़े कांप रही थी। मुझे ऐसे देखकर मेरी मां मेरे पास आने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे पापा ने उन्हें रोक लिया और कहा, अभी सुगंधा के पास जाना सही नहीं रहेगा। थोड़ा धीरज रखो, हमारी बेटी को इससे छुटकारा दिलवाने के लिए ये काफी जरूरी है। ये सुनकर मेरी मां दोबारा वहीं रुक गई और बेबस नजरों से मुझे देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ मैं एकदम कांप चुकी थी। मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी जितनी कि जनवरी के पहले सप्ताह में आपको तब लगेगी जब आप बिना गर्म कपड़ों के बाहर निकलोगे। खैर, मुझसे अब ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैं एकदम से जमीन पर बैठ गई। मैं एकदम सिकुड़ कर बैठी थी। ठंड की वजह से मेरी आंख और नाक से पानी तक आ गया था। ये ठंड अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रही थी और इससे पहले कि मैं बेहोश होती, बाबा ने मंत्रोच्चारण करना बंद कर दिया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा, इसे जल्दी से कंबल ओढ़ाओ। ये सुनकर मेरी मां दौड़ कर गई और उन्होंने कंबल में मुझे लपेट दिया। मैं अब भी कांप रही थी। मेरे हाथ पांव एकदम बर्फ की तरह ठंडे थे और अब मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अगली बार ऐसा कुछ होगा तो मैं पहले ही सर्दियों वाले कपड़े पहनकर रखूंगी, ताकि कम से कम मेरी कुल्फी ना जमे। खैर, इसके बाद वे बाबा गंभीर आवाज में बोले, आपकी बेटी को मैंने उस जल पिशाच से छुटकारा दिलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जल पिशाच बहुत शक्तिशाली है।
इतने दिनों से आपकी बेटी से वो जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से वो और शक्तिशाली हो गया है। इसलिए इसे काबू कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। अगर मैं इससे ज्यादा और कोशिश करूंगा तो इससे आपकी बेटी की जान भी जा सकती है। लेकिन मैं एक सिद्ध पुरुष को जानता हूं। मैं उन्हें बुलावा भेजता हूं। वो कुछ दिनों में यहां आ जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको इसका ख्याल रखना होगा। घर की टंकी में पवित्र गंगा जल डालो, और हाँ, इसे कुछ भी खिलाने पिलाने से पहले उसमें भी गंगा जल डाल देना। इससे वो इस बच्ची को ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। बस आप लोग कुछ दिनों तक ये सब संभाल लीजिए, क्योंकि वो पिशाच अब पहले से ज्यादा कोशिश करेगा सुगंधा को परेशान करने की। उसके बाद बाबा तो वहां से चले गए, लेकिन अब मेरे घर वाले काफी ज्यादा घबरा चुके थे और वो कैसे भी करके मुझे बस कुछ दिनों तक उस पिशाच से बचाए रखना चाहते थे, क्योंकि बाकी का काम तो वो सिद्ध बाबा कर ही लेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस क्रिया का मुझ पर इतना ज्यादा असर हुआ कि मुझे काफी तेज बुखार लग गया। लेकिन फिलहाल तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। पिछले कुछ महीनों से जो बीमारियां मुझे हुई, उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं था कि एक स्वस्थ शरीर कैसा होता है। खैर, मुझे इतना तेज बुखार लगा था कि मैं अपना अगला एग्जाम ही नहीं दे पाई। इसका मेरे ऊपर बहुत गहरा असर हुआ था, क्योंकि ये तो मैं ही जानती हूँ कि इस हालत में भी मैंने एग्जाम के लिए कैसे तैयारी की थी, और अब इसकी वजह से मेरा पूरा साल खराब होने को आया था। मैं उस पल को कोसने लगी जब मैं उस ट्रिप पर गई थी। तब मेरे घर वालों ने मुझे काफी समझाया कि मैं दोबारा से एग्जाम दे सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर, इन्हीं सब के दौरान मुझे एक रात दोबारा उस साए का सपना आया, जो कि मेरे ऊपर हंसते हुए बोल रहा था, अगर मेरी बात मानकर मेरे साथ चलती तो आज तुम्हें इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये ताबीज उतार फेंको और मेरे साथ चलो। सच बताऊं तो उस समय मैं अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि मैं उसकी बात मानने की ही सोच रही थी, क्योंकि मेरा पूरा साल बर्बाद हो चुका था। मेरे घर वाले मेरे ही कारण कितने परेशान थे, और अगर मैं ही ना रहूं तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ साथ सभी लोगों को इस परेशानी से एक ही बार में मुक्ति मिल जाएगी। मेरे मन में यही उधेड़-बुन चल रही थी। इसके अगले दिन भी मेरे मन में यही सब खिचड़ी बन रही थी। उसी दिन शाम को मैंने मेरे पापा को माँ से बात करते हुए सुना था कि वो जो बाबा मुझे इस पिशाच से छुटकारा दिलवाने के लिए आने वाले थे, उन्हें आने में थोड़ा बहुत समय और लगेगा, इसलिए तब तक वो मेरा ऐसे ही ख्याल रखें। ये सब सुनकर मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मैं पूरे 19-20 साल की थी, लेकिन मेरी हालत की वजह से मैं पूरी तरह से मेरे माता पिता पर आश्रित हो चुकी थी। यहां तक कि मैं अपने से एक गिलास पानी भी नहीं ले सकती थी, वो भी मुझे मेरी माँ ही देती थी। मैं अपने माता पिता के ऊपर बोझ बनकर थक चुकी थी। आप सभी लोग मेरी व्यथा समझ ही रहे होंगे। इसलिए अब मैं उस पिशाच की बात मानने की ही सोच रही थी। मैं घर वालों के सामने अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, और ना ही ये ताबीज उतार सकती थी, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे रोक लेते। इसीलिए देर रात जब सब सो रहे थे, तब मैंने मेरा ताबीज उतार फेंका। ऐसा होते ही वो जल पिशाच मेरे ऊपर हावी हो गया, और फिर अगले ही पल उस पिशाच ने मुझे उठाकर दीवार से दे मारा। ये आवाज सुनकर मेरे घर वाले जाग गए और दौड़ते हुए मेरे कमरे के पास आए, लेकिन मैंने अपना कमरा अंदर से लगाया हुआ था। इस वजह से वो लोग अंदर नहीं आ पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो जल पिशाच मुझे मार मार कर मेरी आत्मा अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मेरे कमरे के अंदर से आती मेरी दर्दनाक चीखों की आवाज सुनकर मेरे घर वाले अंदर ही अंदर दहल उठे, और अब वो कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। कुछ ही देर में वो दरवाजा टूट गया, और फिर मेरे घर वाले मेरे कमरे में दाखिल हुए। अंदर आकर उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उन सभी की सांसें थम सी गई। मैं खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। मेरे नाक मुंह सिर से खून बह रहा था, आंखों से आंसू आ रहे थे, और मेरे गले का ताबीज कहीं भी नहीं था। मेरी ये हालत देखकर मेरे घर वाले मेरी ओर बढ़ने लगे, लेकिन ठीक इसी दौरान एक अदृश्य साए ने मुझे उठाकर सामने की दीवार से दे मारा।
डर के मारे मैंने अपने हाथ आगे करके अपना चेहरा कवर कर लिया, लेकिन दीवार से तेजी से टकराए जाने के कारण मेरी उंगलियों में भी काफी चोट आ चुकी थी। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इतना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरे शरीर की शक्ति मुझे खत्म होती सी महसूस हो रही थी और अब मेरे अंदर विरोध करने की बिल्कुल हालत नहीं थी। मैं वहीं दीवार से सटे हुए बुरी तरह से कराहते हुए रो रही थी। मुझे ऐसे देखकर मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उस समय मुझे मेरी माँ के पास बहुत सुरक्षित लगा। मैं अपनी माँ से लिपटे हुए ही रो रही थी कि तभी उस अदृश्य शक्ति ने मुझे दोबारा से उठाकर दीवार से मारने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मेरी माँ ने मुझे एकदम कसकर पकड़ लिया था और यहाँ वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस अदृश्य साये ने इस बार मुझे मेरी माँ के साथ ही दीवार पर दे मारा। इस दौरान मेरी माँ ने मुझे कसकर पकड़ रखा था, इसलिए मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन मेरी माँ के कंधों में चोट जरूर आ गई थी। लेकिन बावजूद इसके मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा। उस हमले के बाद मेरी माँ की पकड़ मेरे ऊपर थोड़ी ढीली जरूर हुई थी, लेकिन फिर अगले ही पल उन्होंने मुझे दोबारा कसकर पकड़ लिया। मेरी माँ मेरे ऊपर हुए सारे वार अपने ऊपर ले रही थी। ये देखकर मैं और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि मेरी वजह से मेरी माँ को भी इतना कष्ट झेलना पड़ रहा था। हम माँ बेटी ये सब झेल रहे थे। ठीक इसी दौरान मेरे पिता और भाई वो ताबीज ढूंढ रहे थे। इन सबके के कारण वो ताबीज मेरे बेड के नीचे चला गया था। मेरे पिता ने वो ताबीज ढूंढा और बिना समय गंवाए मुझे दिया। वो ताबीज मेरे पास आते ही सब सामान्य हो गया और फिर मेरे पिता ने मुझे वो ताबीज पहना दिया। मुझे काफी चोटें आई थीं और मुझे बचाने के चक्कर में मेरी माँ को भी। पापा हमें उसी वक्त डॉक्टर के पास ले गए। ये अच्छा था कि हमारी कोई हड्डी नहीं टूटी थी, लेकिन फिर भी चोट तो काफी आई थी। मैं मन ही मन अपनी गलती पर पछता रही थी कि मेरे कारण आज मेरी माँ को भी चोट आई। डॉक्टर की मरहम पट्टी करने के बाद हम घर आ गए। तब मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि आखिर वो ताबीज मेरे गले से कैसे उतरा। तब मैंने उन्हें रोते हुए सारी बात बताई। तब पापा बोले, तेरे ना होने से ये समस्या यहाँ खत्म नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। हर माँ बाप को उसकी औलाद अपनी जान से बढ़कर प्यारी होती है। कुछ दिनों तक थोड़े कष्ट झेलने के बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, और हम यही चाहते हैं। उस जल पिशाच का मकसद हम सभी को अंदर से तोड़ना है। लेकिन मजबूत बनो बेटा, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत करने जा रही थी और अब मैं पूरी हिम्मत के साथ इस पिशाच से लड़ने को तैयार थी। इन सब के 2-3 दिन बाद वो बाबा अपने साथ किसी बूढ़े आदमी को लेकर आए। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वे काफी ज्ञानी थे और उनके पास से मुझे एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ। मुझे देखते ही वो बोले, बेटी, उस पिशाच से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारा मजबूत रहना काफी जरूरी है, इसलिए हिम्मत से काम लेना। मैंने अपने आप को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार किया और फिर उन्होंने मेरे चारों ओर एक गोल घेरा बना दिया और फिर मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। इस दौरान मेरे घर वाले मुझसे थोड़ा दूर खड़े थे। उन मंत्रोच्चारण से आसपास का माहौल दोबारा से ठंडा होने लगा। ये देखकर मुझे पता लग चुका था कि क्या होने वाला है, और अब मैं पहले की तरह ही वातावरण के ज्यादा ठंडा होने का इंतजार करने लगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तापमान थोड़ा कम जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद सब सामान्य हो गया। उसके कुछ देर बाद मुझे वहां का तापमान बढ़ता हुआ महसूस हुआ। मैं वहां की गर्मी महसूस ही कर रही थी कि तभी मेरे कानों में उसी साए की करहाने की आवाज गूंजी। आह! वो आवाज सुनकर मैं काफी हैरान रह गई, क्योंकि इतने दिनों से इस अदृश्य साए ने मुझे जिस तरह से परेशान किया था, उसके बाद मुझे लगा नहीं था कि कोई इस साए को भी कष्ट दे सकता था। खैर, जो भी हो, मैं आपको बता नहीं सकती कि उस समय मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही थी। इन सब के कुछ देर बाद उस साए की करहाने की आवाज दोबारा आई और कुछ देर बाद तो मुझे उसकी गला फाड़ चीखों की आवाजें आने लगी। सच बताऊं तो उन चीखों को सुनकर एक पल के लिए तो मैं सिहर उठी, लेकिन फिर अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया। तभी वो सिद्ध बाबा बोले, बोल, तू इस बच्ची को छोड़ेगा या नहीं? वहां वही आवाज गूंजी, नहीं,
ये सुनकर मेरे सारे घर वाले घबरा चुके थे, क्योंकि अब तक उन्होंने उसकी भयानक आवाज नहीं सुनी थी। ये सुनकर उन बाबा के चेहरे पर पहले से ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बोले, तो भुगत फिर। तूने जितना इस बच्ची को परेशान किया है उससे 10 गुना ज्यादा आज तुझे झेलना पड़ेगा। और उसके बाद बाबा ने मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही वो मेरे आसपास कोई सफेद सा पाउडर छिड़कने लगे। ऐसा होते ही उस साए के चीखों की आवाजें तेज हो गई। लगभग 10-15 मिनट बाद वो साया बोला, बस करो, मैं कहता हूं बस करो। मैं इस लड़की को छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस लड़की को चाहकर भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके बाद या तो मुझे दूसरा शिकार चाहिए होगा या फिर मुझे अपने उस तालाब पर जाना होगा। वो बाबा बोले, ये तो मुझे भी पता है, मैं तुझे खुद इनके साथ जाकर उस तालाब पर छोड़कर आऊंगा। इसी के साथ ही ये सुनिश्चित भी करूंगा कि तू भविष्य में ऐसे किसी को परेशान ना कर पाए। इन सब के अगले ही दिन हम सभी लोग उन बाबा के साथ वापस उस तालाब पर आए। वहां आते ही मुझे काफी हल्का हल्का लगा। इसी के साथ ही उन बाबा ने मेरी कलाई पर एक लाल धागा बांधा और कहा, अगले 15 दिनों तक ये धागा मत उतारना और 15 दिन बाद इसे किसी बहते पानी में प्रवाहित कर देना, क्योंकि इस पिशाच ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन कुछ दिनों तक ये तुमसे मानसिक संपर्क कर सकता है। 15 दिनों तक ये धागा पहनने से इस पिशाच का तुमसे मानसिक संपर्क भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और हाँ, अब तुम सभी यहां से बिना पीछे मुड़े जाओ। ये तुम लोगों को अलग अलग आवाज बदलकर तुम्हें पीछे मुड़ने के लिए विवश करेगा, लेकिन अगर तुम लोग पीछे मुड़े तो ये दोबारा तुम्हारे साथ आएगा। जैसा बाबा ने कहा हमने वैसा ही किया। हम बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। इस दौरान मुझे पीछे से रूपाली की आवाज आई, सुगंधा। वो आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ने ही वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो यहां अकेले क्यों आएगी, और फिर मैं बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ने लगी। इस दौरान वो पिशाच मुझे कभी मेरी मृत दादी, कभी मेरी बचपन की सहेली, कभी मेरे पापा, यहां तक कि अंत में तो उन बाबा की आवाज निकालने लगा जो बाबा हमारे साथ चल रहे थे। लेकिन मैं बिना रुके उस आवाज को नजरअंदाज कर आगे बढ़ती रही। हम लोग उस जल पिशाच को छोड़कर घर आ गए, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे उस पिशाच से छुटकारा पाकर कितनी खुशी हो रही थी। 15 दिनों बाद मैंने वो धागा बहते पानी में प्रवाहित कर इन सबको यहीं खत्म कर दिया। थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला कि उन बाबा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस पिशाच को पिशाच योनि से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी थी। आज मैं एक सामान्य जीवन जी रही हूं, लेकिन जब भी मैं ये घटना याद करती हूं तो अंदर ही अंदर सिहर उठती हूं। मैं आप सभी से भी इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप में से कोई भविष्य में इस तरह की किसी मुसीबत में फंसे तो अपनी जीवन लीला खत्म करने के बारे में ना सोचे, बल्कि इससे निकलने के बारे में सोचे, क्योंकि इससे तो आप उस शैतान को उसके नापाक इरादों में कामयाब बना रहे हो। साथियों, अब जरूरी नहीं है कि आपके साथ हमेशा इसी प्रकार की कोई ताकत सामने आए। कई बार कुछ अलग जगह से अलग अलग प्रकार की ताकतें आपके सामने आ सकती है। अलग प्रकार की भूत, प्रेत, चुड़ैल हो सकती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज होती है वो है आपकी इच्छा शक्ति। आप अंदर से जितने मजबूत रहोगे, किसी बुरी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपकी मजबूत इच्छा शक्ति को हरा सके। उम्मीद है आप मेरी ये सलाह हमेशा ही याद रखेंगे। और जो भी साथी आखिर तक स्टोरी सुन रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। तो एक बार वो मुझे बता दें और अपना नाम लिख दें, ताकि उनका नाम मैं अगली स्टोरी में ले सकूं। अच्छा, चलिए अब कुछ फैमिली मेंबर्स के नाम ले लेते हैं। सिद्धाराज सरीखड़ा राजकोट, विशाल कुमार मोहाली, बिना शाह मुंबई, संदीप हुलमुखे मुंबई, किरण चंदौली, अमरीकन चौहान, संजीव चंडीगढ़, संदीप कुमार प्रजापति गुजरात, योगिता ठाणे, निर्मला मुंबई। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्टोरी में हमारी हेल्प की है ममता सहाय ने। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में।